नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं अंश बिलवार और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। तो चलिए बताते हैं अगले आधे घंटे हम क्या करने वाले। तो फोकस सबसे पहले रहेगा ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं, आज की रणनीति आज के सेशन में क्या बनाए, नतीजों और खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस ने किन स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी है, और आखिर में कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी देखेंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट से लेकर। तो चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। अगर एशियाई बाजार देखें तो निकाय में हमें थोड़ी सी बढ़त नज़र आ रही है, लेकिन हांगकांग में हमें काफ़ी बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे हम देखें तो हैंग सेंग कुछ 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, अब वापस ऊपर आके फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निकाय भी कुछ 0.4% की खरीदारी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी मिला जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है एशियाई बाजार से। अगर हम दूसरे मार्केट यहाँ पे देखें तो यूरोप में भी हमें काफ़ी मिला जुला कारोबार बनता हुआ नजर आया था पिछले सेशन में। फोकस करने वाली बात डोमेस्टिक मार्केट की है, क्योंकि हमें इंडियन मार्केट में पिछले सेशन में काफ़ी स्ट्रांग बिकवाली होती हुई नजर आई थी। निफ्टी में भी काफ़ी गहरा हमें गिरता हुआ नजर आया था। दिन के ऊंचाई से देखें तो 350 अंकों से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो चलिए इसका भी हैंडओवर ले लेते हैं। ग्लोबल मार्केट पे पूरे हैंडओवर बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। अंश, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अमेरिकी बाजारों से हम शुरुआत कर लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी दिशा की तलाश होती दिखी। डाउ में या फिर नेस्डेक में, दोनों में काफ़ी वोलेटाइल सेशन था और डाउ जोन्स आखिरकार करीब करीब 50 अंकों की तेज़ी के साथ जाकर बंद हुआ है। हालांकि अगर आप उसको देखेंगे दिन के निचले स्तर से तो 130 अंक संभला है डाउ जोन्स। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें 50 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन दिन की ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स करीब करीब 130 अंक नीचे आकर बंद हुआ है। तो ये स्थिति रही डाउ की और नेस्डेक की। लेकिन बाजारों की नज़र थी अक्टूबर के CPI यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों पर, और रिटेल महंगाई दर के जो आंकड़े आए वो अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। CPI महंगाई दर अक्टूबर में 2.6% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्च के बाद पहली बार बढ़ोतरी का आंकड़ा आया है महंगाई दर में, यानी कि 7 महीने में पहली बार। वहीं अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर CPI महंगाई दर में 0.3% के आसपास की बढ़त हुई है, और ये लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी है। अच्छा, इससे दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जा रही है कि 2025 में जो फेड की जो दरें घटने की रफ्तार होगी, शायद वो उतनी ज़्यादा हम उसमें दरों में कटौती ना देखें, क्योंकि महंगाई की टेंशन अभी भी फेड को परेशान कर रही है। लेकिन आज US फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का एक संबोधन है डलास में, टेक्सास में उनका ये स्पीच होगा। देखते हैं कि जेरोम पावेल की स्पीच से क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन ओवरऑल अमेरिका से मिले जुले संकेत हैं। आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर अमेरिका में नजर रहेगी, और शुक्रवार को रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। ये तीनों ही मतलब CPI महंगाई दर, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और रिटेल बिक्री, ये काफ़ी क्रूशियल आंकड़े हैं। फेड को अगर यहाँ से अपना रुख बनाना है कि ब्याज दरों को लेकर क्या करना है, तो इसके आधार पर ही अपने वो फैसले लेगा आगे। अगर हम बाकी अन्य संकेतों की बात करें तो जो 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी अभी भी देख रहे हैं। 4.48% पर पहुंच गई है वो। डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत है, 7 महीने की ऊंचाई पर है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स 106.5 के पार निकल गया है। सोना चौथे दिन कमज़ोर हुआ है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, और सोने का जो भाव है कॉमिक्स पर वो है $2575 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। क्रूड में कल कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है। ब्रेंट क्रूड हम देख रहे थे कि 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन थोड़ा सा ब्रीदर लेके हल्के फुल्के चलने की कोशिश है, और $72 के ऊपर हम फिर से कच्चे तेल का भाव देख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के चलते हल्की सी ये रिकवरी आई है। एशिया से भी आज संकेत मिले जुले हैं, बहुत ज़्यादा कुछ रीड करने को नहीं है। 2 दिनों में करीब 500 अंक टूटा था जापान का बाजार निकेई। आज निकेई में करीब 150 अंकों के आसपास की तेज़ी है, लेकिन निकेई को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो बाजार हैं उसमें हांगकांग और चीन में 0.25% के आसपास की गिरावट है। लेकिन कोरिया का बाजार कोस्पी वो भी 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो अमेरिका हो या फिर एशिया हो या फिर बाकी अन्य संकेत, बहुत कुछ वहाँ से हम कंक्लूसिव नहीं निकाल सकते। हाँ, अपने बाजार की जो टेंशन है वो ये है कि FIs की लगातार बिकवाली चल रही है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लग रही है, और गिफ्ट निफ्टी से भी हम देख रहे हैं कि 23,600 के आसपास है, 40-50 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर आज बाजार में जो चाल होगी वो तो होगी, लेकिन जो FNO के जो नए एंट्रेंट्स हैं उस पर भी फोकस निश्चित तौर पर रहेगा।
बिल्कुल अभिषेक, तो यहाँ पे ग्लोबल हैंडओवर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिनकी वजह से आज हमारा डोमेस्टिक मार्केट अफेक्ट हो सके। तो ठीक है, FIDI के आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि FI ने कंटिन्यूसली सेलिंग की है। पिछले सेशन में भी करीबन 2,500 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए और ये कुछ 32-33 सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली नजर आ रही है FI की तरफ से। सेम टाइम पे अगर हम DI के आंकड़े देखें तो वहाँ पे भी कुछ 6,100 करोड़ की खरीदारी हुई है, जहां पर FI कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, DI भी हमें कंटिन्यूसली यहां पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर FI के इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर ले तो यहां पे इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने खरीदारी की है 1800 करोड़ की लगभग, और अगर ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे भी काफी बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई है, करीबन 37,000 की खरीदारी हुई है। दरअसल आज निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते हमने एक्चुअली ऑप्शन चेन में देखा कि काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, तो इसलिए काफ़ी बिल्डअप होता हुआ नजर आया, जिसके चलते ये आंकड़ा इतना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पे भी हमें हल्की बढ़त नजर आई, करीबन 900 करोड़ की होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी बैंक का डेटा क्या कहता है, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, आज की रणनीति कैसी होनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि निफ्टी में भारी गिरावट हुई है, दिन की उछली स्तर से देखे तो कुछ 350 अंकों से ज़्यादा की बिकवाली हुई है, लेकिन ये गिरकर सीधे 200 DMA के आसपास ही रुक गया है। तो क्या यहाँ पर कुछ सपोर्ट देखा जा सकता है या ये टूट सकता है? कौन से लेवल्स पे आज नजर रखा जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर ये बात आपने पहले ही आपको नोटिस करवाई थी कि अपने कॉर्नर ऑफ योर माइंड अपने बात हमेशा रखना कि आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल्स का बहुत ही बेसिक सा रूल है कि अगर आप 50 दिन के एवरेज को तोड़ोगे तो फिर आप 200 दिन के एवरेज को टेस्ट करने के लिए आओगे। बीच में कभी कभार आप ठीक हो जाओ तो हो जाओ, कोई गुड न्यूज आ जाए कभी होता है। तो एक गुड न्यूज आई भी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो 2 कैंडल्स बनी जिसमें रिकवरी स्टार्ट हुई, लेकिन फॉलो बाइंग कम थी। मार्केट की अर्निंग्स था और बैड टेस्ट हम मार्केट को मिल रहा था। और दूसरा बात, सेक्टोरल चर्निंग के अंदर कोई मेजर मूवमेंट हमको नहीं दिखी। 3-4 बड़े मैक्रो डाटा भी ऐसे आए जिसने बाजार की हेल्प नहीं की। ओवरऑल मार्केट को जब फॉलो अप बाइंग नहीं मिली तो मार्केट्स ने उस रिवर्सल को हाथों हाथ ना लेते हुए वापस से फॉल करना शुरू किया, और आज हमने ऑलमोस्ट यानी कि कल हमने ऑलमोस्ट दोनों का ही, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी नियर अबाउट 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर दिया। 200 दिनों के एवरेज का टेस्ट करने से एक फायदा और एक नुकसान हुआ है। नुकसान तो यही है कि आप उस लोगों पे आ चुके हो, अगर आप यहाँ से जाओगे तो मंदी और बढ़ सकती है, लेकिन फायदा भी है। फायदा ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज है। पिछले 1.5-2 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि इस तरह के पैनिक्स मार्केट में आए थे जब हमने 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट किया और उसके बाद हमने अच्छा रिवर्सल भी दिया। तो हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि डाटा थोड़ा इंप्रूव होगा और उसके बाद यहाँ से आपका रिवर्सल मिल जाएगा। ये रिवर्सल का डॉट 200 डेमा पे ही मिलेगा या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्लाइटली मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। एग्जैक्टली 200 दिनों के डेमा पे शायद आपको सपोर्ट ना मिले, तो 100-150 पॉइंट का स्विंग आप मान के चले। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए, निफ्टी ने कल जो लेवल ब्रेक किए वो 23,800 ज्यादा गंभीर था। हालांकि हमने एक बार पैनिक बॉटम बनाया हुआ 23,800-700 का, कल वो भी मार्केट ने तोड़ के नया पैनिक क्रिएट किया है। तो कल जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन किसी तरह से उसने अपने 200 दिनों के एवरेज को बचाया है। तो आज आपको क्या करना है, 23,500 का सपोर्ट पहले वाला और दूसरा 23,300 का सपोर्ट दूसरे वाला। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, जरूरी नहीं है कि 200 दिनों डेमा से ही मार्केट रिवर्सल दे, ये 300 पे भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि मार्केट के पास अभी भी ओवरसोल्ड होने या सोल्ड होने का मौका है। उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, पुट कॉल रेशियो उतना भी खराब नहीं हुआ कि बिल्कुल ही हम जैसे कहते हैं कि ओवरसोल्ड है, अभी भी 72 पे चल रहा है और टिपिकली 0.72 का वीक पीसीआर मार्केट को फेयर वैल्यू की कैटेगरी में डालता है, ना कि ओवरसोल्ड की कैटेगरी में। सेकंड पॉइंट, एफआई की होल्डिंग 22% के आसपास चल रही है। ये एवरेज में 20% से नीचे हमको मिल जानी चाहिए थी इस तरह की सेलिंग के साथ, लेकिन वो नहीं मिल रही है। इसका मतलब एफआई के पास अभी भी रूम है माल बेचने का। तो पुट कॉल रेशियो और एफआई का माल बेचने की प्रोबेबिलिटी और बड़े शेयरों का ना आना वापस से सिस्टम में, ये तीनों चीजें अभी भी प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि थोड़ा और आपको डिप आ सकता है। इसलिए अपने कॉर्नर ऑफ योर माइंड हमेशा बात रखें ध्यान कि आप 23,300 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए आपका S2 जो है यानी कि सपोर्ट 2 है वो 23,300 बनेगा। पुल बैक में पहले 23,800 को अचीव करना है, फिर 24,000 अचीव होगा। ये सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड है। जब तक आप 24,500 को डिसाइसिवली क्लोज नहीं करते तब तक मार्केट जल्दी जल्दी अब ठीक नहीं होगा।
तो इसलिए 23,300 एक सपोर्ट S2, 23,500 S1 और R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 इस 23,800 एंड R2 इस 24,000। ये तो होगी रेंज। आप लैब ट्रेड जरूर करें। मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ इस कॉल को, तो इसलिए लैब ट्रेड से जरूर करें। मान लीजिए आपने 3 लॉट लिए 10 में से या 2 लॉट लिए आपने 10 में से, अगर 2 लॉट आपके अच्छे रेट पे आके फंस गया और मार्केट ने रिवर्सल किसी भी पॉइंट से शुरू कर दिया तो आपको बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। इसलिए लैब ट्रेड जरूर करें, सारा पैसा ना लगाएं, बट 10 में से 2 लॉट जरूर लगाएं। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पे। कल बैंक निफ्टी में एक्चुअली में एक्सीडेंट कल बैंक निफ्टी का हुआ, निफ्टी का नहीं हुआ। निफ्टी का तो पहले से ही पता था कि 23,500 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी ने कल सरप्राइजिंगली 200 दिनों के एवरेज को एक ही कैंडल के साथ टेस्ट कर दिया और अपने सपोर्ट जो साइडवेज कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक किया है। आपको भी यही काम करना है। अभी 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, चाहे तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो 200 दिनों का एवरेज है वो है 49,700 एंड समथिंग, तो आप 49,700 का भी एक सपोर्ट रख सकते हो। इसका S2 बना दीजिए और अगर 1-2 का जरूर काम कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा। अगर मार्केट ने साइन ऑफ रिवर्सल भी दिए, रिवर्सल नहीं भी देना, अगर साइन ऑफ रिवर्सल भी दे दिए तब आपके पास अच्छे रेट पे इंडेक्स आ जाएंगे प्लस होके। इसलिए 2 लॉट आप जरूर प्लस करें। ऊपर जाते समय आपका मैं रेजिस्टेंस क्लियर कर देता हूँ 51,500, 51,800 जो पहले सपोर्ट थे अब रेजिस्टेंस बन चुके हैं, और नीचे जाते समय आपको 497 समथिंग ये आपका सपोर्ट एरिया जो कि S2 के नाम पे होगा। थोड़ा विक्स बढ़ा हुआ है, 15.5 का ऊपर विक्स आ गया। फियर इंडेक्स है, तो आज पहले 10-15 मिनट में विक्स इंडेक्स को भी चेक करना। अगर फियर मार्केट में और बढ़ता है तो रुक के काम करना, अगर फियर मार्केट में शटडाउन होता है तो फिर स्टार्टिंग में ही सौदे पंच करना, 1-1, 2-2 लॉट के हिसाब से। बैन में करीब 4-5 शेयर एफएडो बैन में है, आपको स्क्रीन पे आपके आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई मेजर चेंजेस एज सच नहीं है डाटा के अंदर। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब तक रिटेल का माल घटेगा नहीं और एफआईज के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में आएगा नहीं, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम, सेल ऑन राइज की प्रॉब्लम मार्केट्स में आती रहेगी। बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने पूरा डिटेल्ड नज़रिया बताने के लिए। तो चलिए बाजार पर और डिटेल में रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं KR चौकसी सिक्योरिटीज़ के हेमंत कपाड़िया जी। हेमंत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अंश बात कर रहा हूँ। तो बाजार पर देखें तो बिकवाली तो हुई है पिछले सेशन में, लेकिन आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है, साथ ही साथ निफ्टी अपने 200 DMA पर है, तो काफ़ी सारे चीज़ें आज के दिन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका व्यू क्या बन रहा है बाजार पर? गुड मॉर्निंग हर्ष, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत ही ओवरसोल्ड है मार्केट, रिवाइवल के कोई साइंस नहीं है, काफी स्टॉक सपोर्ट्स पे है। स्टॉक स्पेसिफिक एक हल्का सा बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो बहुत ही लंबा लिस्ट है। जैसे आपने बताया 200 दिन की मूविंग एवरेज है, वीकली सपोर्ट्स हैं, तो एक ओवरसोल्ड स्थिति में से कॉन्ट्रा प्ले के लिए मेरे हिसाब से व्यू लेना चाहिए, और वीकेंड में जाते हुए शॉर्ट तो करना नहीं चाहिए, और खास करके कैरी ओवर के लिए। हाँ, अब इंटरडे के लिए कुछ करना है तो ठीक है, लेकिन कैरी ओवर के लिए मतलब गोइंग इनटू लॉन्ग वीकेंड विद अ शॉर्ट वो एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया लेवल्स और सब बताने के लिए। साथ ही साथ अपने पिक्स भी बता दीजिए आज के। हाँ जी अंश, पहला स्टॉक है जहाँ पे BTSC नहीं, इंट्राडे बाय कॉल है अंश, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफी ओवरसोल्ड है और सपोर्ट पे है। अगर आप 60 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय में आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक बाउंस के लिए खेलना है। तो 1182 के आसपास की एंट्री, 1174 का स्टॉप लॉस और 1198 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। टेक्निकली एक अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है। दूसरा स्टॉक है अंश, वो भी बाय कॉल ही रहेगा इंट्राडे के लिए, और लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, हैवेल्स है, अपवर्ड की रिवर्सल, सेम लॉजिक, डीपली ओवरसोल्ड, सपोर्ट्स। और डेली चार्ट में मैंने गोदरेज तो इंट्राडे चार्ट बताए थे अंश, ये तो डेली चार्ट में भी इंडिकेटर्स बाय में आ चुके हैं, तो 1 सेकेंड कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगा इंट्राडे के लिए। और लेवल्स हैं 1612 के आसपास की एंट्री अंश, 1602 का स्टॉप लॉस और 1632 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अपने पूरी रिसर्च लाने के लिए और स्टॉक्स बताने के लिए। लेकिन खबरों के दम पर और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है वो समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में। तो शरद, सबसे पहले बताइए कि नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं, किन्हें अपने वॉच लिस्ट में रखे? जी बिल्कुल अंश, आपने सही कहा। ऑलमोस्ट 48 अर्निंग्स हो चुके हैं। आज ग्रासिम और हीरो मोटो बाकी है। तो सबसे पहले अर्निंग्स की बात कर लेते हैं आइशर मोटर्स की। तो यहाँ पे लार्जली एस्टिमेट्स से ख़राब नंबर्स आए हैं, रियलाइजेशंस कम आई है, और जो कॉनकॉल में उन्होंने कहा है कि फेस्टिव सीजन में पिकअप है और रूरल सेगमेंट में इंप्रूवमेंट है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मार्जिन्स में एक अच्छी जंप आई है, 500 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। नाल्को की भी इंटरेस्टिंगली एल्यूमिना प्राइसेस की जो है इंक्रीज़ के लिए जो है आप देख सकते हैं कि सेल्स रियलाइजेशन इंप्रूव कर गई है, तो उसके कारण जो है नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। सन टीवी के जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है इस बार सीजनली वीक क्वार्टर रहा है। शिल्पा मेडिकेयर के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और जो आप कह सकते हैं कि जो बाहर के एक्सपोर्ट डेटा आए हैं ये यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिली है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं, नेट लॉसेस बढ़ गए हैं, हालांकि आरपू जो है लगभग 8% सिक्वेंशली बढ़ा है। अपोलो टायर्स, जिस तरह टायर स्टॉक्स के जो है रिजल्ट्स आए इस बार यहीं पे देखें तो यही ट्रेंड फॉलो हो रही है। रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण मार्जिन्स में बड़ा दबाव। गार्डन रीच और मिश्रा धातु निगम की बात करें तो यहाँ पे इनलाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स जो है हमें देखने मिले हैं। बिल्कुल, तो ये तो हो गए नतीजों वाले शेयर। लेकिन शरद, ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पे कौन से स्टॉक्स फोकस में रह सकते जी हैं? जी बिल्कुल अंश, सबसे पहले वरुण बेवरेजेस पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है QIP खुल रहा है 7,500 करोड़ रुपए का है। इंडिकेटिव ऑफर प्राइस 1.5% डिस्काउंट पे है, जहाँ पे डाइल्यूशन 4% रहेगा। सिप्ला के भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है, स्लाइट सेंटिमेंट नेगेटिव है लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं होगा, एनालिस्ट कह रहे हैं। 8 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आए हैं USFDA द्वारा बेंगलुरु प्लांट में। NHPC ने भी जो है कमीशन किया है उनकी प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये 800 मेगावाट का। और दीपक नाइट्रेट, नतीजे तो मिक्स थे लेकिन अब 5,000 करोड़ पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो न्यूज़ फ्लो ज़्यादा नहीं है, बट अर्निंग्स का सोच लीजिए आज आखिरी दिन है, तो जो भी बचा है उसकी सारी डिटेल्स हम आज आपको लेके आएंगे 89 स्वदेश में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, एक पूरी डिटेल पूरे स्टॉक्स की लिस्ट बनाने के लिए, वॉच लिस्ट बनाने में हेल्प कर। बाजार का रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन में क्या हुआ था। अगर हम निफ्टी देखें तो 4 मंथ लो लेवल टच किया था, दिन के हाई लेवल से 350 पॉइंट्स गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन 200 DMA ने एक अच्छा कुशन जैसे एक्ट किया गिरते हुए प्राइजेस को। जैसे ही गिरा स्टॉक, पूरा इंडेक्स वहां पर ही थमता हुआ नजर आया, सिर्फ 10 पॉइंट नीचे गया था, फिर वापस ऊपर आके ही बंद हुआ। तो एक काफी अच्छा सपोर्ट जैसा एक्ट करता हुआ नजर आया था 200 DMA। लेकिन दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो बहुत सारे इंडेक्सेस है जिन्होंने मल्टी मंथ लो को छुआ, जैसे कि रियलिटी इंडेक्स हो, एनर्जी हो या ऑटो इंडेक्स हो, ये तीनों ने ही 5 मंथ लो को छुआ। FMCG इंडेक्स ने 4 मंथ लो को छुआ। फार्मा इंडेक्स, मेटल इंडेक्स और निफ्टी बैंक देखे तो 2 मंथ लो को टच करते हुए नजर आए। तो काफ़ी सारे इंडेक्स है जो मल्टी मंथ लो पर ट्रेड करते हुए हमें नजर आ रहे थे। तो बिकवाली तो काफ़ी स्ट्रांग हुई थी। अगर मार्केट कैप इरोजन भी देखे तो कुछ 6-7 लाख करोड़ का हुआ था। अगर पूरे 5 सेशन में देखे पिछले, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग कुछ 23 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोजन होता हुआ नजर आया था। लेकिन आज है निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, तो आज काफ़ी वॉल्टिलिटी नजर आ सकती है। तो स्पेशली जो हैवी वेट है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, HDFC बैंक हुआ, इस पर नज़र रखें क्योंकि इसमें बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि जो इंडेक्स ऑप्शन में भारी खरीदारी हुई है FI के तरफ से, वो मेनली ऑप्शंस में कॉल राइट करने के लिए हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सिटी की रिपोर्ट आई है आइशर मोटर्स पे। यहाँ पे उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस जो है वो 5,500 करोड़ से घटाकर 5,350 रुपए कर दिया है। अगर दूसरा हम देखें तो यहाँ पे आइशर मोटर्स पर भी एक रिपोर्ट आई है और ये गोल्डमैन सैक्स की आई है। यहाँ पे देखें तो इन्होंने खरीदारी की राय को मेंटेन रखा है, टारगेट प्राइस भी 5,400 रुपए का रखा है। दरअसल Q2 के जो नतीजे थे वो इनलाइन आए थे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इन्होंने बरकरार रखा है अपनी रिकमेंडेशन को। CLSA की भी रिपोर्ट आई है, भेल पर है, और इस रिपोर्ट में देखें तो उन्होंने अंडर परफॉर्मिंग की जो रेटिंग दी है उसको बरकरार रखा है।
टारगेट प्राइस हालांकि हम यहाँ पे देखें तो अच्छा हाइक करते हुए नजर आए हैं। 189 पहले दिया था, उसे बढ़ाकर अब 205 कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पे हम देखें तो उन्होंने बताया कि जो वैल्यूएशन है वो भी करेक्ट हुआ है, तो उसके चलते यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ नजर आ सकता है। अपोलो टायर पर भी रिपोर्ट है और ये यूबीएस की रिपोर्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस भी 605 रुपए का रखा है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखें तो 1% से बढ़ा था, पहले 8% से बढ़ा था, जिसके चलते टारगेट प्राइस इन्होंने सेम रखा है, यहाँ पे हाइक करते हुए नजर नहीं आए हैं। अपोलो टायर्स भी देखें तो यहाँ पर भी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस भी 555 का रखा है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कम्युनिटी सेगमेंट में आ जाते हैं। तो आज कम्युनिटी मार्केट पर कहां रखे नजर बताने के लिए ट्रेड बुल सिक्योरिटी के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी बताइए कि आज कम्युनिटी मार्केट में क्या किया जाए, सोना चांदी में क्या करें? गुड मॉर्निंग। सोना और चांदी अभी भी मुझे लग रहा है कि बिग वाली कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हम देखें तो लगातार ट्रम्प के विन के बाद तेजी तरफ ही जा रहा है। तो आज के दिन मुझे लग रहा है दोनों में दबाव रहेगा, जहां पे सोने में अराउंड 74,700 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 74,200 के टारगेट के लिए, और चांदी में भी मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा दबाव रहेगा, अराउंड 89,750 शॉर्ट कर सकते हैं 89,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 90,200 का। ठीक है भाविक, ज़रा मेटल पर भी बता दीजिए कि गोल्ड किन स्तरों पर है, यहाँ पे क्या किया जाए? मेटल में अच्छी हलचल नजर आ रही है? मेटल में चाइना से जो फिस्कल स्टिमुलस आया है वो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और जिससे कि ट्रम्प की पॉलिसी ट्रेड टैरिफ होगी तो उसकी वजह से भी जो बेस मेटल्स है वो अंडर प्रेशर ही रहेंगे। तो लगातार हम 3 दिन रहे के करेक्शन दिख रहा है, और कॉपर ने 820 का जो एक सपोर्ट है वो भी ब्रेक कर दिया, और कल 800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी ब्रेक कर दिया है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगी। डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग है तो वो भी एक दबाव रहेगा बेस मेटल्स में। तो आज के दिन कॉपर में बेच के चल सकते हैं अराउंड 805 797 के टारगेट के लिए, और 809 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, तो फिलहाल शो को यहीं समाप्त करेंगे। भाविक जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए, व्यूज़ बताने के लिए मार्केट पर।